हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ अच्छी चल रही होंगी, एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छी तरह कर रहे होंगे, है ना। सारा पार्ट वन पार्ट टू आप सब रिवाइज कर रहे होंगे। बेटा एक डाउट है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउट मैंने लिखा हुआ है। ये एक पहला डाउट है यूट्यूब चैनल पे। ऐसे बेटा मेरे डाउट्स की सीरीज आती रहेंगे, बहुत सारे डाउट्स जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं या थोड़ी उसमें कंफ्यूजन होती है। होते सारे सिंपल है बेटा, मैंने आपको अपनी क्लासेस में भी बताया है। डाउट्स होते सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, वही है एग्जामिनर बेटा बस कुछ ऐसी दो तीन चीजें डाल देता है जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। टेंशन नहीं लेनी बेटा, डाउट सीरीज में मैं वो डाउट सारे क्लियर करूंगा। बेटा ये एक ऐसा डाउट है जिसके जो इसमें ये जो चीजें हैं बेटा, ये बच्चों के बहुत पीछे पड़ा हुआ है। बहुत इसी अटेम्प्ट में नहीं बेटा, पास अटेम्प्ट्स में भी देखो, पास अटेम्प्ट्स में भी बेटा ये डाउट बहुत सारे बच्चों के पीछे पड़ा है। वो स्टूडेंट्स बेटा, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो भी मेरे से पूछते हैं बेटा कि सर ये वाला क्वेश्चन है, ये पता नहीं कि हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, यहाँ पे ये चीज आ गई, कैसे होती है, क्या है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, सारा लॉजिक से समझाऊंगा आपको। तो मैंने सोचा बेटा इसी डाउट पे जब इतना पूछा जाता है, बार बार बच्चा पूछता है, बार बार पूछता है, मैंने कहा कितने को पर्सनली ऐसे बार बार जवाब देता रहूंगा, इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं। पर्सनली इस पे एक वीडियो बना देते हैं। ये इस अटेम्प्ट की बात नहीं है बेटा, ऐसा ये क्वेश्चन हर बार आता है, पेपर में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो ये डाउट कौन सा है बेटा, ये डाउट कुछ भी नहीं है, इसमें एक चीज है जो अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। पूरा क्वेश्चन तो बेटा मैं नहीं लिखूंगा, आपको मेन मेन चीजें लिख के दिखा दूंगा, है ना, उससे भी आप ये क्वेश्चन समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, उसकी जो लाइफ है वो 8 इयर्स है। एक प्रोजेक्ट है बेटा, ये अच्छा ये डाउट कहां से है बेटा, पार्ट टू के सेक्शन ई में से है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है बेटा, उसकी जो लाइफ है वो 8 साल की है। ठीक है, 8 साल के बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। चलिए, अच्छा फिर आगे क्या है? वो कह रहा है 8 साल तक उसकी लाइफ थी और जो हमने डेप्रिसिएशन इस पे लगाते थे सब लगा लिया बेटा, और जो उसके बच गई वैल्यू हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से बुक वैल्यू बेटा, हमारे हिसाब से मतलब कंपनी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से जो इसकी बुक वैल्यू बेटा है 0। लेकिन खातों के हिसाब से, टैक्स अकाउंटिंग के हिसाब से बेटा, जिसको हम टैक्स बेसिस बोलते हैं, टैक्स बेसिस बोलते हैं, उसके हिसाब से बेटा अभी इसकी जो वैल्यू है वो $1,50,000 है। मैं समझा देता हूं बेटा, बुक वैल्यू टैक्स बेसिस में बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है इस, लेकिन इस क्वेश्चन में ये है वो करेक्टर नहीं है जिससे वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। इससे भी कंफ्यूज होता है, लेकिन अभी आएगा जिससे वो कंफ्यूज हो जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है बेटा। ये है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आप 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसका मतलब ये होता है जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट होती है उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन लेस कर देते हो, उसके बाद जो वैल्यू बचती है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो बुक वैल्यू मतलब खातों के हिसाब से, हमारे जो खाते हैं अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से हमारी बुक्स की क्या वैल्यू है, इस पे है बेटा 0, क्योंकि बेटा 8 साल का प्रोजेक्ट था, 8 साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाते रहे होंगे, तो बुक वैल्यू लास्ट में उसकी 0 आ गई। ठीक है, लेकिन बेटा मैंने जब आपको अपनी क्लासेस में बताया था, वहां पे इन डिटेल समझाया था कि बेटा बुक वैल्यू हमारी अलग होती है, मतलब एसेट की जो वैल्यू होती है, जो बुक वैल्यू हमारे खातों के हिसाब से अलग होती है और टैक्स के हिसाब से अलग होती है। तभी बेटा लाइफ में कंसेप्ट आया, आपने सुना होगा, कहते हैं डिफर्ड टैक्स एक्सपेंडिचर। ये वही तो होता है, मतलब हमारे खातों के हिसाब से जो हम टैक्स निकालते हैं बेटा वो अलग आता है, लेकिन सरकार के टैक्स के हिसाब से निकाले तो अलग आता है। ये सब आप लोगों को पता है बेटा, तो मैंने आपको इन डिटेल में समझाया था। तो बेटा अब आप डाउट कर रहे हो तो मतलब आपको ये सब कंसेप्ट आते हैं प्रॉब्लम्स में। तो बेटा ये मैंने आपको बताया था, बुक वैल्यू मतलब आपके खातों के हिसाब से, आपके अकाउंट्स के हिसाब से, आपके यूएस गैप आईएफआरएस प्रिंसिपल के हिसाब से आपकी अब जो एसेट की वैल्यू है वो 0 है। लेकिन बेटा टैक्स की एक अकाउंटिंग अलग होती है, उसमें अलग बुक्स अलग से मेंटेन किए जाते हैं, अलग अकाउंटिंग होती है वहां पे बेटा। वो यूएस गैप आईएफआरएस फॉलो नहीं करते, अरे फॉलो होते हैं लेकिन उतने लेवल पे नहीं होते। यूएस टैक्स वाला कहता है भैया हमारे लॉ फॉलो करने तो पड़ेंगे तुमको, आईएफआरएस करो, यूएस गैप करो, वो तुम्हारी हेडेक। हमारे टैक्स लॉस के हिसाब से हमें अपना फॉलो करके दिखाएंगे। तो यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से जब हमने बेटा अपनी बुक वैल्यू निकाली, तो बेटा अभी भी खातों के हिसाब से, यूएस लॉस के हिसाब से, यूएस गवर्नमेंट के हिसाब से अभी भी हमारी एसेट की वैल्यू 1,50,000 है। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स के हिसाब से 0 है, टैक्स के हिसाब से अभी भी 1,50,000 की वैल्यू बची हुई है। ठीक है, ठीक है सर बेटा। लेकिन जब हम इसको मार्केट में बेचने जाते हैं बेटा, मार्केट में बेचने की वैल्यू जिसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू, मतलब बेटा कबाड़ी के भाव बेच देंगे अब इसको, सैल्वेज वैल्यू, कबाड़ी के भाव बेच देंगे तो बेटा पता कितना पैसा मिलेगा, $20,000 ओनली। बेटा $20,000 ओनली मिलेगा, मतलब मार्केट में अगर इसको बेचने जाएंगे कबाड़ी के भाव, अब 8 साल घिस गई, कितना घिसोगे बेटा, घिस गई अब तो बिल्कुल हमारी देखो वैल्यू 0 पड़ी है मशीन की। अब इसको अगर बेचने जाएंगे मार्केट में तो 20,000 कबाड़ी के भाव मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो 20,000 मिल गया। अच्छा बेटा,
अब आपको ये क्वेश्चन बस कुछ नहीं कह रहा, टैक्स रेट इसने और लिख के दे दिया, टैक्स रेट इसने और लिख के दे दिया। टैक्स रेट बेटा वही अपना पुराना 40% है, ठीक है, 40% का टैक्स रेट है, बस कुछ नहीं कह रहा कैलकुलेट। अच्छा एक चीज और है इसमें, वो क्या है, कॉस्ट टू रिमूव। बस बेटा यही है ये जो डाउट आता है, बस इसमें एक डाउट आता है बेटा, ये पीछे पड़ा हुआ है बहुत बच्चों के सारे अटेम्प्ट में पड़ा हुआ है बेटा। 80,000 $80,000 का बेटा कॉस्ट टू रिमूव है। इसका मतलब आपने ये जो मशीनरी खरीदी थी, 8 साल पूरा घिस दिया, अब 8 साल बाद इसको गुड बाय कर रहे हो, अब इसको बेचने के लिए आपने $20,000 कबाड़ी के बाद भेज दी ना, लेकिन इसको बेचने के लिए आपका एक अलग से खर्चा हो गया $80,000। $80,000 इसे कहते हैं कॉस्ट टू रिमूव। बेटा सारा समझाऊंगा, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा लॉजिक समझ में आएगा, बताता हूं कैसे। इसका सॉल्यूशन क्या है बेटा, अब इसमें निकालता है वो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट एंड टाइम कैश फ्लो। बस मतलब टर्मिनल कैश फ्लो की बात कर रहा है वो। मैंने अपनी क्लास में आपको ऑलरेडी बताया था बेटा, एंड टाइम कैश फ्लो बोल देता है, वोकैबुलरी से खेलता है, फाइनल कैश फ्लो बोल देगा, टर्मिनल कैश फ्लो बोलता है इसका नाम एक्चुअली। एंड टाइम कैश फ्लो बताओ, ठीक है बेटा, टर्मिनल कैश फ्लो की बात कर रहा है, निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है बेटा। पहले तो आप लोगों को ये सब आता है, आपकी सबसे सिंपल इनफ्लो, लास्ट टर्मिनल कैश इनफ्लो, मतलब साल जब एंड हो जाता है, प्रोजेक्ट एंड हो जाता है, टर्मिनल पॉइंट तक आ जाता है, उस वक्त जो कैश फ्लो आती है उसे कहते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। बेटा सीधी सीधी दिख रही है कैश इनफ्लो, तो यही दिख रही है। अरे 20,000 में एक एसेट थी, 20,000 में निकाल दी, 20,000 रुपए आ गया, 20,000 रुपए कबाड़ी वहां बेच दी, तो 20,000 रुपए आपके पास आ गया ना, तो कैश इनफ्लो एक तो यही हो गया बेटा, सॉल्यूशन हो गया। तो एक तो कैश इनफ्लो बेटा ये रहा, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए है ना, 20,000 रुपए में बेची। लेकिन बेटा एक कैश इनफ्लो या पता नहीं क्या आएगा, कैश आउटफ्लो आएगा, कैसे डिपेंड करता है, कैपिटल गेन में या कैपिटल लॉस में। मतलब बेटा आपने 20,000 की एसेट थी, ये सॉरी एक एसेट थी जिसकी कबाड़े की बात बेटा 20,000 रुपए थी, आपने 20,000 रुपए में बेच दिया, लेकिन बेटा इसकी जो कॉस्ट थी 20,000 रुपए में तो बेची, लेकिन खरीदने का खर्चा भी तो आपके पास 20,000 रुपए आ गया, तो सरकार देख रही है अच्छा 20,000 रुपए आ गया, फायदा हो गया, लाओ हमारा बेनिफिट हमको इस पे दो। आपने कहा क्यों, अरे सर आपने 20,000 रुपए में एसेट बेची, मैंने कहा हाँ, आगे 20,000 रुपए आए, मैंने कहा हाँ, तो 20,000 रुपए आए, आपका फायदा हुआ, मैंने कहा हाँ, तो इस फायदे पे तो टैक्स दो, फायदे पे ही तो टैक्स दिया जाता है, तो फायदा पे दो। तो मैंने कहा अरे फायदे पे टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो सरकार ने कहा मैं बताता हूँ ना कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, टैक्स कंप्यूटेशन ऑन सेल ऑफ मशीनरी या प्लांट जो भी है बेटा ये, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, सीधी वाली, सेल्स वैल्यू कितनी है, सेल्स वैल्यू कितनी है $20,000, ठीक है सर $20,000 में बेच दी इसकी, बेटा ये तो 20,000 की है, लेकिन हमारे खातों के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी थी, हमारे खातों के हिसाब से तो 0 है। तो बेटा आपको पता है जब भी आप टैक्स किसको दे रहे हो, सरकार को, तो सरकार आपकी वैल्यू मानेगी नहीं, वो बेटा अपनी वैल्यू मानेगी। सरकार के हिसाब से अभी इस एसेट की वैल्यू कितनी है बेटा, सरकार के हिसाब से इस एसेट की वैल्यू $1.5 लाख है, 1,50,000 है, लेस टैक्स बेसिस। टैक्स बेसिस का कुछ नहीं है बेटा, मतलब ये नाम इंग्लिश, इसका मतलब है टैक्स के हिसाब से, मतलब सरकार यूएस टैक्स लॉस के हिसाब से बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 लाख, लेकिन हमारे खाते तो कह रहे 0 है। अरे सरकार कह रहे हटाओ ना इसको, हमें नहीं मानना, हमारे हिसाब से अभी इसकी 1,50,000 है। मैंने सरकार को बोला सर आप ठीक हो, 1,50,000 इसकी वैल्यू है, लेकिन जब मैं मार्केट में इसको बेचने जाता हूं ना, आप बहुत बोल रहे हो 1,50,000 वैल्यू है, मार्केट में बेचने जाते हो सिर्फ 20,000 मिलता है, तो सर लॉस हो गया, ये तो लॉस में बेच दिया सर, ये तो आप बहुत ज्यादा बोल रहे थे। हमने सरकार को बोला यूएस को कि सरकार देख लो, बहुत 1,50,000 की वैल्यू आप बता रहे थे, लेकिन कोई 1,50,000 की वैल्यू नहीं है, ये तो 20,000 की वैल्यू है इसमें सिर्फ। तो सरकार ने कहा हाँ चलो 20,000 की वैल्यू है, तो ये तो लॉस आ गया, ये तो कैपिटल लॉस आ गया। अच्छा यहां पे बात खत्म नहीं हुई बेटा, अगर आपने यूएस टैक्स लॉस, देखो हमारे सिलेबस में यूएस टैक्स लॉस पढ़ना नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, कॉस्ट टू रिमूव की एंट्री बता रहा हूं बेटा, यहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, कुछ नहीं है, इसको बेटा आप अपने बुक में लिख लेना, आप जो भी स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो बेटा। अकॉर्डिंग टू यूएस टैक्स लॉस, कॉस्ट टू सेल इज अलाउड एज अ परमिसेबल डिडक्शन। मतलब अगर आप यूएस टैक्स लॉस पढ़ेंगे, उसमें कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो बेटा अगर एसेट बेचने का जो भी खर्चा होता है, मतलब आपने एसेट बेची, हाँ जी सर, इस बेचने के चक्कर में आपका कुछ खर्चा लग गया, लगा ना, इस एसेट को रिमूव करने के लिए मेरा कॉस्ट टू रिमूव $80,000 का खर्चा लगा है, मतलब 20,000 लेने के लिए 80,000 का खर्चा कर दिया, 20,000 लेने के 80,000 का खर्चा कर दिया, अब खर्चा तो खर्चा कर दिया, तो यूएस टैक्स लॉस उसको अलाउ करता बेटा, आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे आप लेस कॉस्ट टू सेल या कॉस्ट टू रिमूव जो भी आपको लिखना बेटा आप लिख लीजिए, ठीक है। यहां पे आप $80,000 माइनस कर दीजिए, बस यही बच्चा फंसता है, क्या इसमें से माइनस करना चाहिए, और जब इसमें से भी माइनस करता है तो आगे एक जगह और फंसता है, वो बताऊंगा अभी। तो बेटा यहां पे आपका आंसर आ गया।
तो बेटा बस यहाँ पे जल्दी से अपना कैपिटल लॉ, अभी कैपिटल लॉस नहीं, लॉस कैलकुलेट करो। अभी तो लॉस आया ना, $20,000 की मशीनरी, $20,000 में मशीनरी बेच दिया, प्लांट जो भी है, सरकार के हिसाब से 1.5 लाख की थी, लेकिन 20,000 में बेचा, तो सरकार को बोलेंगे ये सरकार लॉस फिर आपका है, लॉस आपका है। अरे देखो 1.5 लाख आप सरकार आप कह रही हो हमारी मशीनरी की वैल्यू $1.5 लाख है, 1,50,000, 20,000 में बिक रही है मार्केट में, तो 1,30,000 का लॉस भी फिर सरकार आप ही उठाओ, सरकार को दे दिया। और सरकार को बोला यहां मत रुको, हमने हमने इसको बेचने के लिए खर्चा और करा $80,000 का, तो वो भी कर देंगे, लो ठीक है। तो बेटा टोटल लॉस मेरा कितना हो गया, टोटल लॉस बेटा मेरा हो गया ये बेटा $2,10,000 का लॉस हो गया। बेटा ये जो लॉस हुआ है $2,10,000 का हुआ है, ये तो लॉस है। अब बेटा यूएस टैक्स लॉस का एक और प्रोविजन है, यूएस टैक्स लॉ कहती है ये जितना भी लॉस हुआ है ना, इसका आप जो भी टैक्स रेट आप निकाल लो 40%, वो जितना भी कैपिटल लॉस आएगा उसको आप अपना सेट ऑफ कर सकते हो आगे अपने कैपिटल गेन से और अपने बिजनेस की इनकम से। मतलब बेटा आगे जाके अगर आप अगले साल सोचो प्रॉफिट कमाते हो, आपका कोई कैपिटल गेन आता है, आप इस कैपिटल लॉस को उस कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। ये यूएस टैक्स लॉ का प्रोविजन है। जैसे एक प्रोविजन ये है कि आप माइनस कर सकते हो कॉस्ट टू सेल, ऐसे ही बेटा एक प्रोविजन और है कि आपका यहां जो भी लॉस आता है ना, कैपिटल लॉस, अभी निकालते हो कैपिटल लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, आसान है, इसमें 40% मल्टीप्लाई कर दो टैक्स रेट, कितना आ गया 84,000 आ गया बेटा। 84,000 इज द कैपिटल लॉस, ये है बेटा कैपिटल लॉस। इसको अब ये जो कैपिटल लॉस है बेटा ये इनफ्लो है हमारी। अब आप बोलोगे इनफ्लो कैसी है, अपने क्लास में इन डिटेल समझा चुका है इनफ्लो कैसे है, फिर भी इनफ्लो बेटा ये इसलिए है क्योंकि ये जो है ये बेनिफिट है आपका। कैसे सर, अरे 84,000 क्या है सर, यूएस टैक्स लॉस का एक प्रोविजन है कि इस लॉस को आप अगले साल आने वाले जो गेन होंगे ना उसके साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। बेटा इसका प्रोविजन आप कितने साल के, ये हमारा हम यूएस टैक्स लॉस थोड़ी ना पढ़ने बैठे हैं, ठीक है। तो सोचो अगले साल आप 50,000 का, सोचो 1,84,000 का गेन कमाते हो अगले साल, तो बेटा इस 84,000 के लॉस को आप उस गेन के साथ सेट ऑफ कर सकते हो और अगले साल सिर्फ आपको 1 लाख पे टैक्स देना, मतलब एक जो भी कैपिटल गेन होगा बेटा वो उस मतलब 1 लाख रुपए देना सरकार को आपको। सोचो अगले साल कैपिटल गेन आता है 1,84,000, इस साल कैपिटल लॉस कितना 84,000, तो इस लॉस को कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट करो और सरकार के हाथ में सिर्फ 1 लाख पकड़ाने हैं। सोचो ये लॉस नहीं होता तो आपको कितने देने पड़ते हैं 1,84,000, लेकिन इस लॉस की वजह से सिर्फ अब आपको कितने देने हैं 1 लाख, तो कितने का सेविंग हो गई आपके, आपका गल्ला बढ़ जाएगा बेटा, कैश बॉक्स में आपके कितने बैंक अकाउंट में कितने की सेविंग हो गई 84,000, तो ये कैश इनफ्लो नहीं है, तो कैश इनफ्लो है बेटा। तो बेटा यहाँ पे 84,000 प्लस कर दो बेटा। बात यहां पे बच्चे खत्म कर देते हैं, यहां पे बच्चे बात खत्म कर देते हैं, लेकिन तब भी आंसर मैच नहीं होता क्योंकि एक गड़बड़ कर दी उन्होंने। बेटा आप ये भूल गए 20,000 का इनकम हुआ, पैसा आया 20,000 में बेची, तो ये एक इनफ्लो है, यहां तक तो ठीक करते हैं। 84,000 भी निकाल लेते हैं कैपिटल लॉस, चलो कैपिटल लॉस है इनफ्लो है वो भी निकाल लिया, फिर भी आंसर नहीं आया क्योंकि एक चीज करना भूल गए बेटा। यहां पे इस 20,000 को कमाने के लिए उन्होंने यहां पे खर्चा करा है बेटा। 20,000 रुपए को कमाने के लिए 80,000 का खर्चा भी तो हो गया, तो 80,000 माइनस भी तो करो, तो आपकी 80,000 इनफ्लो कम नहीं हो जाएगी, तो 80,000 माइनस करो बेटा, 80,000 यहां पे माइनस करो, यहां पे 80,000 माइनस करो, तो बेटा आंसर विल टर्न आउट टू बी 24,000। ये इसका आंसर है बेटा। यही दिक्कत है, बच्चे क्या करते हैं बेटा, बस यहां से ही 80,000 माइनस कर देते हैं और कैपिटल लॉस निकाल लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, लेकिन यहां से करना भूल जाते हैं। और ये बेटा बहुत अटेम्प्ट्स में ये सब बच्चों ने करी है ये गलती। बेटा अब ये फुल एंड फाइनल हो गया, अब कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसमें लॉजिक मैंने आपको बता दिया। कॉस्ट रिमूव यहां पे समझे, यहां पे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, यूएस टैक्स लॉस आपको प्रोविजन देता है, तो आपने अपने यहाँ पे टैक्स कम कर लिया, आपने कैपिटल लॉस निकाल लिया, वो आपकी इनफ्लो हो जाएगी, उसको ऐड कर देना। लेकिन बेटा आपकी ये जो इनफ्लो 20,000 की आई है, इसको कमाने के लिए आपने 80,000 का जेब से खर्चा भी तो करा है। ऐसे सोचो ना 20,000 जेब में आया, लेकिन दूसरी तरफ 80,000 रुपए गया भी तो नेट इनफ्लो कितनी है बेटा, नेट इनफ्लो निकालोगे ना, 20,000 जेब में आया तो, लेकिन इसको कमाने के लिए 80,000 जेब से चला भी तो गया, तो बेटा एक्चुअली आपकी -60,000 है इनफ्लो, तो ऐसे लिख दिया हमने। और 84,000 का आपका कैपिटल लॉस है तो वो भी इनफ्लो है, उसको ऐड करोगे 24,000 आंसर आ जाएगा बेटा, 24,000। तो आई होप बेटा आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। एक डाउट था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन ई में पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो बेटा आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। आगे भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे बेटा, डाउट सीरीज में बना रहा हूं, ऐसे में अलग अलग डाउट्स पे बेटा लेके आता रहूंगा वीडियो, जिसपे थोड़ी टेक्निकल है, बहुत टाइम से बच्चों को परेशान कर रही है, रिकरिंग बेसिस पे बच्चे मेरे से पूछते हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बना दी बेटा, ठीक है, ऐसे आती रहेंगी। तो स्टे ट्यून, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को बेटा, आपको ये चीज, आपको ये जो वीडियोस हैं बेटा ऐसे डाउट्स पे आती रहेंगी, आपके लिए पेपर के लिए हेल्पफुल होंगी। मिलते हैं।